हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग कल क्लास 10th का जो क्लास लिए थे, हमने उस समय पढ़ा था कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है और हमने पढ़ा था एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे, और आप लोग भी बताएंगे कि वो क्लासेस आपको कैसी लगी, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी कुछ है आप ज़रूर बताएंगे। मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट कर रहा होता हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो वो हमसे पूछेगा, और अगर आप पूछेंगे तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और ठीक है, बढ़िया है, सब बेहतर, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल बात करी थी संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो कल क्या हुआ था, वीडियो थोड़ी लंबी हुई थी तो मैंने एग्जाम्पल मैं भूल गया था बताना कि एग्जाम्पल भी उसमें देने, एक दो बता के मैंने छोड़ दिया था। तो क्योंकि किताब में बहुत सारा दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। किताब में बहुत सारा दिया हुआ तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और हम बात करेंगे। पहले कल हमने बताया था कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, कल मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से ये सब चीजें समझाई थी। बस एग्जाम्पल में भूल गया था तो मुझे लगा शायद आज एग्जाम्पल बता देना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग में कोई डाउट ना रहे। देखिएगा, हमने कल बताया था संघीय शासन व्यवस्था में सरकार सरकार क्या करती है कि सरकार में सबसे एक उच्च स्तर की सरकार होती है जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके नीचे जो प्रांतों में सरकार काम करती है, या हम कह लें कि प्रांतों की जगह अगर हम राज्य कह लें, उस वहां पे जो सरकार काम करती है, इसके नीचे जो सरकार काम करती है प्रांतीय सरकार हम कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्षेत्रीय सरकार। इसका मतलब है कि हमने कल आपको एक चीज बताई थी, साफ साफ बताया था कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहां पे सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में विभाजित हो, अर्थात जो सबसे ज्यादा पावर हो वो केंद्र सरकार में हो, उसके बाद जो पावर हो वो राज्य सरकार में हो, उसके बाद जो पावर हो प्रांतीय सरकार में हो। लेकिन केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर हो वो अलग हो, स्टेट गवर्नमेंट की पावर हो वो अलग हो, और जो प्रोविंस क्षेत्र है, मतलब प्रांतीय क्षेत्र या क्षेत्रीय सरकारें जो आती है, छोटी छोटी सरकारें आती हैं, उनकी पावर अलग। अब सरकार जब बनी तो इनकी पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया और कहा गया कि एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम कहते थे संघीय शासन व्यवस्था। अब आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि सर वर्तमान में पूरे विश्व में जो देश हैं, जो पूरे विश्व में कंट्रियों की संख्या 193 है, 193 देश में से 25 कंट्री ऐसे हैं, 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था लागू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार, ध्यान से समझेंगे, वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार कितने विश्व के कितने देश हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था लागू है, फेडरेशन सिस्टम लागू है, वो है 25। इसका मतलब है अब मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं जहां ऐसी शासन व्यवस्था लागू है। अब देखिएगा, जैसे जैसे नाम मैं बताऊंगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी और उसके आगे हम चलेंगे पढ़ेंगे। जैसे एक देश मैंने लिखा है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट किट्स और नेविस। ये तीनों देश उत्तरी अमेरिका के, मतलब नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। तो कहेंगे नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं जैसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट किट्स और नेविस, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद अगला देश है वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना। ये तीनों देश दक्षिण अमेरिका के हैं। मैं कहूंगा कि साउथ अमेरिका के, ये मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 देश हैं जहां पे संघीय शासन व्यवस्था फेडरेशन सिस्टम लागू है, वेनेजुएला, ब्राजील और अर्जेंटीना। आगे देखेंगे आपको मिलेगा नाइजीरिया मिलेगा, इथोपिया मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका मिलेगा और कोमोरोस मिलेगा। ये जो 4 देश आपको दिख रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। तो कहेंगे अफ्रीका के कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 देश ऐसे हैं जहां पे संघीय शासन व्यवस्था लागू है। आगे देखेंगे
जर्मनी है, बेल्जियम है। बेल्जियम की बात हम लोगों ने करी थी ना बाबू, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक बहुत मस्त देश है भाई, अगर आपके पास पैसे हो और जब आप अपनी जिंदगी में सफल हो तो एक बार स्विट्जरलैंड जरूर जाए, घूम के आए। जरूरी थोड़ी है कि जाके वहाँ थोड़ा घूम के आइए, दुनिया को देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतर है दुनिया। ठीक है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, बोस्निया है, हर्जेगोनिया है। ये जो जितने देश हैं ये यूरोप के हैं, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट के 1 2 3 4 5 6 7 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था लागू है, फेडरेशन सिस्टम लागू है। आगे देखेंगे, रूस है, पाकिस्तान है, भारत है, मलेशिया है। देखो अपने यहाँ भी कौन सी व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है, और ये सब एशिया के देश हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के देश हैं, रूस, पाकिस्तान, भारत, मलेशिया। और एक अलग से कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, एक कंट्री भी कह सकते हैं, एक देश भी कह सकते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऐसा है ना कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में जो है एक देश के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के नाम से, एक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम एक देश भी का नाम ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्टिनेंट है, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, देर से बहुत समझेंगे। अगर मैं कहूं कि नंबरिंग करके देख लो, अगर हो सकता है 25 शायद लिखे हों, और नहीं लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 अपने से ऐड कर लीजिएगा। हाँ, मतलब जो मेन है वो मैंने लिखे हैं, और 25 में कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। मेरे हिसाब से एक कोई छूट रहा है, अब देख लीजिएगा। मतलब 25 देशों में से मैंने 24 नाम लिख रखे हैं, एक नहीं है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप जान तो बहुत है। अब समझिएगा, हम लोगों ने कल ही बात करी थी एकात्मक शासन व्यवस्था की। हमने ये बताया था कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो पूरी पावर होगी वो होती है केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को जो कहेगी ये राज्य सरकार वही काम करेगी, अपने मन से कुछ नया काम नहीं कर सकती है। जो पावर केंद्र सरकार इसको देगी उसी पावर के अनुसार ये काम करेगी। इस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। कल हमने बताया था आपको, उसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने कहा था ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इटली है, सऊदी अरब है, नॉर्वे है, दक्षिण कोरिया है, श्रीलंका है। और हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान बात करी थी श्रीलंका की, और यहाँ पे बात करी थी बेल्जियम की, और इसमें और कोई देश नहीं है। और आज हम बात करेंगे भारत की। आज इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत की। देखिए यहाँ एक देश लिखा हुआ ना, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एक बहुत शांतिप्रिय देश है, लेकिन उसी से बना हुआ, मतलब कोरिया से बना हुआ एक दक्षिण कोरिया है, एक उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया वाला वही किम जोंग उन टकला टाइप है, आप लोग देखे होंगे उसको, एकदम ऐसे मोटा गंडा टाइप है। दक्षिण कोरिया एकदम टकला रहता है, बड़े बड़े से खड़े खड़े बाल रखता है वो, मतलब बात में कहता है बम निकाल के मार देंगे, मतलब एक बहुत गजब का तानाशाह है। हम ये कह सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था में पूरी पावर केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो जितना अधिकार देगी उतने अधिकार में ये काम राज्य सरकारें काम करती हैं, अन्यथा और कोई काम नहीं कर सकती अपने मन से। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार को अलग अधिकार प्राप्त है, राज्य सरकार को अलग है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, और जो प्रोविंस क्षेत्र हैं उनकी पावर अलग है। सबकी पावर अलग अलग है, और कोई किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अर्थात तीनों सरकारें जो हम बात जब फेडरेशन की बात करते हैं, तीनों सरकारें काम करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र होती हैं, फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी के मामले में कोई टांग अड़ाता नहीं। जबकि एकात्मक व्यवस्था में पूरी पावर केंद्र सरकार को होती है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे, बस आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे ज्यादा आपसे तो पूछे जाने की संभावना नहीं है कि आपसे एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। आप देखेंगे तो इन्हीं एग्जाम्पलों में से कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा गया होगा, या हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं है। इतना याद कर लेंगे बहुत है भाई।
और रह गए आप लोग 10th में, जब आप यही पढ़ाई मतलब यही एनसीईआरटी किताब जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं या किसी अन्य अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, और उसमें जब ये कहा जाता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स से आएगा, यही चीजें लोगों के लिए आपत्ति बन जाती है, भाई कैसे हम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि पढ़ाई उस तरीके से हुई नहीं होती है, और एनसीईआरटी किताब पढ़ना और उसको व्यवस्थित तरीके से रिकवर करना ये बड़ा मुश्किल होता है। खैर ठीक है, वापस आते हैं, हम बात करेंगे अब भारत में संघीय व्यवस्था, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था मतलब भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने आपको ये बताया था कि संघीय शासन व्यवस्था में जो पावर होती है वो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट, और इसके नीचे जो सरकारें काम करती हैं उसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, या इसी को हम कह सकते हैं प्रांतीय सरकार। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में फेडरेशन सिस्टम में जो पावर होती है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार के रूप में विभाजित होती है, और इनका अधिकार अलग होता है, इनकी पावर अलग होती है, इनका अधिकार पावर अलग होती है, इनका अधिकार और पावर अलग होती है। तो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं, या 3 भागों में हम कह सकते हैं, 3 स्तर में कह सकते हैं, 3 लेवल में कह सकते हैं। हम लिख दें कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो 3 स्तर या 3 लेवल के में बटी हुई है। पहला लेवल होता है केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा लेवल होता है राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, और तीसरा लेवल होता है क्षेत्रीय सरकार का या प्रांतीय सरकार या प्रोविंस गवर्नमेंट का। और इनमें पूरे तरीके से पावर बटी होती है, कोई किसी के काम में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। अब बात आई कि सर भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, तो बाबू भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान के बारे में हमें पढ़ना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। कहा गया है भारत के संविधान में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो विधायी अधिकार है, जो विधायी अधिकार है उनको 3 अलग अलग सूचियों में शेड्यूल में विभाजित किया गया है। तो संविधान में इन सरकारों को, मैं कहूं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के, प्रांतीय सरकार की जो पावर है, हम स्पेशली बात कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों की, मतलब केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ की बात अभी कर नहीं रहे हैं, इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे पंचायती राज, मतलब एक नया उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही फोकस रखेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान में जो गवर्नमेंट है उसके जो विधायी अधिकार है, कौन से अधिकार हैं, विधायी अधिकार को 3 अनुसूचियों में रखा गया समझेंगे। अब बात आई कि किस तरीके के अधिकार की बात हो रही है, विधायी अधिकार। किसकी बात हो रही है, विधायी मतलब विधायिका की बात हो रही है, मतलब जो विधेयक बनाए जाएंगे, नियम कानून बनाए जाएंगे, तो किस तरीके से केंद्र सरकार काम करेगी, किस तरीके से राज्य सरकार काम करेगी, उसकी विधायी पावर को 3 भागों में, 3 लेवल में या 3 सूचियों में रखा गया है। आपसे हो सकता है वो पूछे कि इन तीनों सूचियों को संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है, आप कहेंगे सर 7th शेड्यूल में या 7th अनुसूची में, इसको अनुसूची में रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विधायी अधिकार को 3 अनुसूचियों में रखा गया है। इन तीनों अनुसूचियों के बारे में तीनों अनुसूची नहीं 3 सूचियों में रखा गया, भाई अनुसूची कह देंगे फिर गड़बड़ा जाएगा गुरु, 3 सूचियों में रखा गया है। और इन तीनों सूचियों के बारे में जो वर्णन है, जो डिटेल की गई है, वो है 7वीं अनुसूची अर्थात 7th शेड्यूल में हम लोगों ने
इस विधायी अधिकार के बारे में बात की। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर ये 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, तो मैं कहूंगा कि पहली सूची का नाम है संघ सूची। पहली सूची का नाम है संघ सूची, दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समझिएगा कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी बाबू? 3 सूचियां हैं। संघ सूची, अगली कौन सी है? राज्य सूची, और तीसरी कौन है? समवर्ती। मतलब पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची, तीसरी सूची समवर्ती सूची। अब बात आई कि सर विधायी अधिकार किस तरीके से है? हम कहेंगे विधायी अधिकार का मतलब है नियम कानून बनाने का जो पावर है वो सबकी अलग अलग। अब किस तरीके से अलग है? जैसे संघ सूची में जितने विषय हैं, संघ सूची में जितने विषय हैं उस पे सिर्फ कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार होगा, जो पावर होगी कानून बनाने का अधिकार, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल संघ सूची के विषय पे कानून बना सकती है या रूल कोई बना सकती है, और राज्य सूची मतलब राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं सकती है। पहली बात तो ये समझ में आई। अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि संघ सूची में सर कितने विषय दिए गए हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। मैं कहूंगा कि सर इसमें पहले जो विषय थे वो 97 थे, जो बढ़ के इस समय 100 हो गए हैं। आपको 100 वाला डेटा याद रखना है कि संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। अर्थात इन 100 विषयों पे, इस 100 सब्जेक्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसमें किसी प्रकार का किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब कोई और गवर्नमेंट आके कहे कि इस पे ये कानून बना दो, वो कानून बना दो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रतिरक्षा की, हम लोग बात करते हैं प्रतिरक्षा की। अब प्रतिरक्षा का मतलब हम जब हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, तो एक चीज बताओ, डिफेंस का मतलब जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, अर्थात जिसको हम बहुत आसान भाषा में कहें तो हम कहेंगे हमारी जो आर्मी है, आर्मी के लिए जो कानून बनाया जाएगा, जो नियम बनाया जाएगा, जो कुछ भी आर्मी से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित जो चीजें होंगी, वो उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका मतलब प्रतिरक्षा सब्जेक्ट किसका है? वो संघ सूची का विषय है। कहेंगे कि प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, और प्रतिरक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है, और कोई सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। ये बाबू हमारे देश की खूबसूरती है। नहीं तो जो सांसद हैं, जो संसद में काम कर रहे हैं, जो विधायक है, छिटपुटिया नेता, ये भी चला रहे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पगला जाएंगे, सरकार पागल हो जाएगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। जैसे दूसरा मामला है, दूसरा विषय, मैं कुछ ही विषय बताता हूँ, 100 विषय थोड़ी आपको लिखवाऊंगा, कुछ जो मेन है वो लिखवाऊंगा। 3-4 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, एक होता है विदेशी मामले, विदेशी मामले। अब कहेंगे सर विदेशी मामले का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे विदेशी मामले का मतलब हम ये कहेंगे कि किसी देश के साथ कोई संधि करनी है, या कोई देश हमारे यहाँ कोई संधि कर रहा है, हम किसी विदेश में जा रहे हैं, कोई हमारे यहाँ आ रहा है, टूरिस्ट है, हम टूरिस्ट के लिए कहीं जाते हैं, कोई हमारे यहाँ आता है, वीजा की बात होती है या पासपोर्ट की बात होती है, ये सब से संबंधित जो कानून होगा उस पे का मतलब कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और कोई भी सरकार इसमें कोई भी कानून नहीं बना सकती है। जैसे अपने यहाँ एक व्यवस्था है बैंकिंग, एक व्यवस्था है बैंकिंग, हाँ वही जो बैंकिंग आप समझ रहे हैं, वही वाली बैंकिंग, बैंक की बात हो रही है। मतलब बैंक के संबंधित जितने नियम कानून होंगे वो सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है कि महंगाई ज्यादा करनी है, महंगाई कम करनी है, मतलब पैसा रुपया नोट, कोई नई नोट जारी करनी है, किसी पुरानी नोट को बंद करना है,
या फिर हो सकता है कि किसी के दिमाग में ऐसा काम करते हैं, जो नोट प्रचलन में है उसको बंद कर देते हैं। हाँ, कि एक बात आप लोग देखे रहेंगे ना, 2016 की बात है, 2016 में नोटबंदी की गई थी और कहा गया था जितना काला धन है सब वापस आ जाएगा। भैया ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं कि सब पैसा, जितने नेता होते हैं पता है, जब कभी भी नोटबंदी की जाने वाली होती है उसके पहले ही आरबीआई बहुत सारे स्टेप ले चुकी होती है, और ये कहानी जितने नेता होते हैं सबको बता दी जाती है, या उनको पता चल जाता है कि भैया नोटबंदी होने वाली है, इसका मतलब जितना अपना पैसा पहले उसको सफेद करवा लो, नहीं तो बाद में जो फंस जाता है, जो बेचारा ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, वो मिडिल क्लास होता है, जो जनता होती है, उसे एकदम लास्ट में पता चलता है अरे भैया। और हालत तो नोटबंदी में ऐसी हुई थी, सबसे बुरी अगर कोई फंसी थी, महिलाएं फंसी थी, अपने पति से खूब पैसा चुरा चुरा के बक्सा में रखी थी। नहीं, उनके पति मान ले रहे तो देवी दे दो, 200-400 दे दो, थोड़ा कुछ ले आएंगे, अरे हम पे पैसे ही नहीं है, ये कर दिए वो कर दिए, मतलब इतना काम गिना देने लगेगा तो वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी वाली है। अब मार बक्सा में पैसा भर भर के रखी थी, और जैसे ही नोटबंदी हुई उसके बाद ये हुआ कि जो मूलधन था घर में सबको पता था, वो तो बैंक में जमा हो गया कि चलो बैंक में जमा हो गया अब सुरक्षित है। बाद में अरे ये भी ले जाइए जमा कर दीजिए, ये कहाँ से आया वे, अरे वो रखे थे हम शादी के लिए। तो ऐसी होती भाई हमारे घर की महिलाएं। तो बैंकिंग में कोई रुपया जमा करना है, रुपया निकालना है, कितना जमा कर सकते हैं, कब हमारे जो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा किया जाएगा, कब किया जाएगा, मतलब कब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, कब इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाएगा, मतलब हर चीज़ को डिसाइड बैंकिंग करती है। और बैंकिंग से जितने नियम कानून होंगे उसको बनाने का काम कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो 3 विषय अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है। मैं एक विषय और मैं आपको बता दूं, संचार आपको याद है, संचार, कम्युनिकेशन, संचार या मुद्रा। अब बैंकिंग में मुद्रा मैंने बता ही दिया था, तो मुद्रा बताने का बहुत वो है नहीं, लेकिन संचार का मतलब कम्युनिकेशन। एक चीज बताओ, सब लोग बतियाते हो फोन पे कान में लगा के, हेलो बाबू क्या कर रही हो, तो तुम हेलो बाबू क्या कर रही हो, ये इससे संबंधित जो कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगी, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कभी राज्य सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती, कोई नियम कानून नहीं बना सकती है। जैसे अभी बीएसएनएल की कंडीशन ऐसी थी कि बीएसएनएल बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार को लगा अगर बीएसएनएल बंद हो जाएगी तो सरकारी काम और ठप हो जाएंगे। सिंपल सी बात आपको समझाते हैं। जैसे जब आप फोन का यूज करते हैं तो फोन को ट्रैक करना बहुत आसान होता है, कोई भी फोन आप बात कर रहे थे, जब आप लैंडलाइन से बात कर रहे होते हैं तो वो सिक्योर लाइन होती है, बीच में कहीं से वो इंटरप्ट नहीं हो सकती है, जब प्रशासन नहीं चाहेगा तब। बात समझ रहे हैं? इसलिए अगर बीएसएनएल को सरकार बंद कर देगी तो हमारे पूरे देश में जहां तक बीएसएनएल, जितनी सरकारी कामकाज है सब में बीएसएनएल है, सब में लैंडलाइन बीएसएनएल की है, तो आप सोचिएगा पूरी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इसलिए सरकार कभी बीएसएनएल को भंग नहीं करेगी, क्योंकि अगर भंग कर देगी तो बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो संचार से संबंधित नियम कानून होंगे, जैसे एयरटेल है, जियो है, तामझाम जो भी है, आप जान ही रहे होंगे। हम लोगों के जमाने में कि यूनिन आ रहा था, उसे 5 रुपया का रिचार्ज करो, दिन भर फ्री बतियाओ। हमारे दोस्त वगैरह तो ऐसे थे, भाई साहब 5 रुपया सुबह रिचार्ज करते थे 6 बजे और रात बाद चपक के बतियाते थे, एकदम मस्त वाला। ठीक है, आप लोगों का जमाना खराब है, लेकिन जियो तो फ्री दे रहा है ना, अब तो अनलिमिटेड है, चपक के बतियाओ चाहे पकड़ के बतियाओ, बात तो वही है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। खैर ठीक है, तो संघ सूची का विषय हो गया, पहले 97 थे, 100 हो गए, जिसमें से कुछ मैंने बताया आपको, प्रतिरक्षा, विदेशी, बैंकिंग और संचार। ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कहानी चंगा हो जाएगी बाबू, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, राज्य सरकार सूची की बात करेंगे हम लोग, राज्य सूची की बात करेंगे। तो राज्य सूची का मतलब है कि अगर राज्य सूची के विषय में जितने भी विषय आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे मैं बताता हूं, पहले राज्य सूची में 61 आते थे, मतलब 66 आते थे, 66, लेकिन इसको घटा के कर दिया गया 61। तो वर्तमान में राज्य सूची में जो विषय की संख्या है, विषय संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब किस पे कानून राज्य सरकारें बना सकती हैं, वो कितने हैं अब, 61 है, पहले कितने थे, 66 थे। तो राज्य सरकारों की पावर को थोड़ा सा कम किया गया है। मतलब हाल ये है कि योगी साहब कुछ करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, उनको मोदी का सहारा लेना पड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो राज्य सूची पे नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राज्य सरकार को है।
स्टेट गवर्नमेंट को ही सिर्फ यहाँ पे नियम कानून कुछ भी बदलाव करना है, ये अधिकार है, बाकी और किसी के पास अधिकार नहीं है। जैसे अगर आपको पुलिस से संबंधित कोई नियम कानून में परिवर्तन करना है, नियम कानून में पुलिस से संबंधित कोई परिवर्तन करना है कि पुलिस की वैकेंसी करानी है, पुलिस को रुपया बढ़ा के देना है, पेमेंट बढ़ा के देनी है, घटानी है, पुलिस वालों को थोड़ी सी अच्छी गाड़ी दे दी जाए, जैसे इस समय स्कॉर्पियो वगैरह, हाँ मतलब डायल 100 या डायल 112 जो भी है नंबर से ये सब परिवर्तन करने का काम राज्य सरकार ही कर सकती है। मतलब तुम लोग वो सिंघम रिटर्न देखें, सिंघम रिटर्न में पुलिस को दी जाती है स्कॉर्पियो। हमारी जब बाबा की गवर्नमेंट आई, मतलब अखिलेश की शुरुआत करी थी, इन्होंने थोड़ी व्यवस्था बढ़ा दी तो पुलिस वालों को मिल गई स्कॉर्पियो, एकदम चों चों करके चलाते हैं। नहीं तो पहले धक्का पलट वाली जीप होती थी, पहले उसे स्टार्ट करने के लिए धक्का है 5 जने मिला के धक्का मारो रे, फिर जीप स्टार्ट होगी, तब तक जो कांड करने वाला चोर था वो गायब, वो 2-4 गांव पार हो गया। अभी इनकी जीपें ना स्टार्ट हो रही, पहले ये हाल थी। तो अब तो मान लो खैर बहुत चीजें बदल गई हैं। तो पुलिस से संबंधित कोई नियम कानून में कोई परिवर्तन करना हो तो सिर्फ राज्य सरकार ही उसमें नियम कानून में कोई परिवर्तन कर सकती है और कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। और व्यापार से संबंधित का मतलब अब जो व्यापार कर रहे हैं कि इस राज्य से उस राज्य में जा रहे हैं या उस राज्य से कोई चीज अब आपके राज्य में आ रही है तो उससे नियम कानून बनाने का सिर्फ राज्य सरकार के पावर है। कृषि से संबंधित देखो, कृषि से संबंधित कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी, क्योंकि सिंचाई अगर कृषि है तो इसमें आता है सिंचाई, तो इससे सिंचाई से संबंधित भी कानून बनाने का अधिकार कौन करेगा? राज्य सरकारें करेंगी। ठीक है, तो राज्य सरकारों में भी 3-4 एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, भैया लिख दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सबसे गंभीर जो टॉपिक है वो है समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है, एक ऐसी सूची है जिसपे कानून बनाने का अधिकार, देखो कानून बनाने का जो इसमें अधिकार होता है, ध्यान से सुनेंगे, अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है, पावर है, और उसके बाद राज्य सरकार को भी पावर है, राज्य सरकार को भी पावर है, मतलब केंद्र सरकार को भी ये नियम, देखो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब कहेंगे सर जी एक चीज बताओ, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक शिक्षा, एजुकेशन, जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा पे कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और शिक्षा पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। अब बात आई कि केंद्र सरकार कुछ और चाह रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रही है कि शिक्षा में किस अलग तरीके से बदलाव किया जाए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार चाहती कि ना इसकी जरूरत ना है। जैसे अभी हमारी सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे कि भारत के बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दी जाए, एकदम मॉडर्न एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चों का विकास हो खूब बढ़िया बढ़िया। और बाय द वे किसी राज्य में किसी साधु संत महात्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कहेंगे ना 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 ना, बच्चों को साइंस की शिक्षा नहीं देनी है, साइंस ने कर रखा है, बच्चों को पुराणों की शिक्षा दी जाए, गीता की शिक्षा दी जाए, ये सब कहानियां बंद कराओ, ये साइंस में पढ़ा के सब पागल हो जाएंगे। हाँ, न्यूटन का ये नियम, उसका ये नियम, स्टेफेंस का नहीं ये नियम, ये जरूरत नहीं, पुराणों में लिखा है वो पढ़ाई जाए। इसका मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बना सकती हैं। अब बात आएगी भैया अगर दोनों कानून बना सकती हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बात ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी विषय पर कोई भी कंफ्यूजन होता है, एक तरीके से कंफ्यूजन होता है, उसमें केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, केंद्र सरकार जो कहेगी वही किया जाएगा, ये पावर है केंद्र सरकार की। जैसे एजुकेशन, और एजुकेशन को ध्यान में रखेंगे, वन फॉरेस्ट से संबंधित कोई नियम कानून बनाना है तो आप समझेंगे, और कहेंगे जैसे वो होता है ना शादी विवाह, मतलब हम विवाह की बात कर लें, विवाह में कोई कानून बनाना है
विवाह से संबंधित कोई कानून बनाता है तो केंद्र सरकार भी उसे बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 3 तलाक वाला नियम, आपने सुना था? 3 तलाक में क्या होता था? यही तो होता था कि पहले उनके उनके धर्म के हिसाब से ऐसा था कि अगर कोई लड़की है वो आपको देख के ऐसे मुस्कुरा रही है और उसने बोले कबूल कबूल कबूल, वो आपकी पत्नी हो गई है। और किसी दिन आपकी किसी से शादी करके आए हैं और मामला ऐसा हो गया कि एक दिन झगड़ा हो गई किसी बात को लेके, हैं हम मायके जाएंगे, तुम कह रहे हो नहीं तुम मायके नहीं जाओगी, ठंडी का मौसम है, नहीं हमें मायके जाना है, और तुम्हारा झगड़ा थोड़ा बढ़ गया, उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक तलाक, कहानी खत्म। अब वो तुम्हारी पत्नी ने ली, भाई ये नियम थोड़ी अच्छा है। मतलब विवाह से संबंधित कोई नियम कानून बनाना है। अब जैसे एक बात समझो, हिंदू धर्म का विवाह हिंदू धर्म के हिसाब से होता है, मुस्लिम धर्म का विवाह मुस्लिम धर्म के हिसाब से होता है, अन्य धर्मों में भी इसी तरीके के नियम कानून लागू। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के लिए नियम बनाएंगे या मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के लिए नियम बनाएंगे, सबका नियम अपना अपना अलग है। और दूसरी बात, इसमें जो मेजर पोर्शन है सबकी स्वतंत्रता के लिए, सबके अच्छे के लिए जो पावर बनाए, जो नियम बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए। लेकिन बात अगर दोनों में विवाद होता है तो केंद्र सरकार की ही बात मानी जाए, ठीक है। जैसे एक इसमें और आता उत्तराधिकार, उत्तराधिकार या हम कह दें गोद लेना। ये अच्छी व्यवस्था यार, गोद लेने वाली व्यवस्था। किसी बच्चे को आप एडॉप्ट कर लें, किसी बच्चे को आप एडॉप्ट कर लें, ये सबसे बेहतर है। इसका नियम कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार। अधिक उत्तराधिकार का मतलब, उत्तराधिकार का मतलब हम पे बहुत संपत्ति है तो उसके बाद ये संपत्ति किस पे जाएगी, इसके लिए दोनों सरकारें एक नियम कानून बना सकती हैं, लेकिन बात मानी जाएगी केंद्र सरकार की। समझ आए? जैसे भी टाटा थे, टाटा साहब अभी उनकी डेथ हुई है, उनके सोचो उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है, मतलब पूरा भारत ही उन पे निर्भर है। अब उनके बाद उसको कौन संभालेगा? नियम कानून ये लोग बनाए हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार नियम बना सकती है उत्तराधिकारी के लोग, उसके बाद कौन होगा, लेकिन डिसाइड करेगा जो मुखिया होगा। कुल मिला जुला के ये बात समझनी है कि भारत के संघीय व्यवस्था में पूरे पावर को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघ सूची में जो विषय होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, इसमें नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। राज्य सरकार में जो पावर होगी, जो विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होगा। समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार की ही बात मानी जाएगी। अब यहाँ एक विषय आपके दिमाग में आ सकता है कि सर समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? भाई 47 विषय थे, अब बढ़ा के कर दिया गया है 52 विषय। आपको 52 याद रखना है कि इसमें 47 विषय थे, अब बढ़ा के 52 कर दिया गया, इसमें 66 से 61 कर दिया गया, 97 से 100 कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है, एकदम नेचुरल आ सकती है, उसमें कोई नहीं। सर अगर संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, अर्थात तीनों सूचियों में किसी का नाम नहीं है, कोई विषय इसमें नहीं लिखा गया है, तो उसको क्या माना जाएगा? तो आप लिखेंगे नोट बना के, यहाँ पे एक नोट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषय का या जिस सब्जेक्ट का वर्णन नहीं किया गया है उसे हम संघ सूची में मानेंगे, अर्थात उसे संघ सूची का विषय माना जाएगा। मतलब देखो, संघ सूची में लिखा तो संघ सूची का है, लेकिन अगर राज्य सूची में नहीं लिखा गया, समवर्ती सूची में भी उसका कोई डिटेल नहीं है, था पता नहीं है, तो तब उसे किसे माना जाएगा? संघ सूची का विषय माना जाएगा। और इसका मतलब इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मेरे हिसाब से आपको पूरी संघीय व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप लिख भी लेंगे और एग्जाम में अगर आएगा, भाई जितना हमने जिस तरीके से आपको समझाया ऐसा लिख दीजिएगा, कोई माई का लाल नहीं है कि आपका नंबर काट के दिखाए। समझ रहे हैं आप? तो एकदम बहुत तरीके से समझिएगा चीजों को, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर आप कोई किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मतलब वहाँ भी गड़बड़ी आपसे नहीं होगी, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर अब भी कोई डाउट है
कुछ भी डाउट है भाई, इस सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित है। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, खुश रहिए, तरक्की करिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।